जैसे ही निक ने अचानक एक डरावना दृश्य देखा, एक गोरी लड़की जो उससे बात कर रही थी भयानक रूप से बदल गई। अगले ही पल वह लड़की फिर से सामान्य हो गई। शुरुआत में निक को लगा कि यह उसकी नजर का धोखा था, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन में काम करने आया तो उसने देखा कि एक कैदी एक राक्षस में बदल गया है। जब उसने फिर से देखा तो कैदी का चेहरा फिर से सामान्य हो गया था। उस समय निक को नहीं पता था कि यह उसके पूर्वजों की रक्तरेखा से जुड़ा हुआ है। जब वह काम से घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी कई सालों से लापता चाची अचानक आधी रात को उससे मिलने आई। चाची उसे परिवार के एक गहरे रहस्य के बारे में बताने वाली थी। निक की गर्लफ्रेंड इसे न सुन सके, इसलिए वे पास के पार्क में गए। चाची ने सीधे पूछा कि क्या वह हाल ही में अजीब चीजें देख रही है और क्या केवल वही इन्हें देख सकती है। निक को समझ नहीं आया कि उसकी चाची क्या कह रही है। तभी उनकी बातचीत के बीच चाची को आसपास खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी छोटी चाकू निकाली और तभी एक इंसानी आकार का राक्षस बड़ी दरांती के साथ उन पर हमला करने लगा। जैसे ही राक्षस चाची को मारने वाला था, निक ने उस पर गोलियां चला दी। निक ने राक्षस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे मार डाला, लेकिन अगली ही पल कुछ अजीब हुआ। राक्षस का चेहरा बदलकर एक इंसान का हो गया। निक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सच जानने के लिए वह तुरंत अपनी बेहोश चाची को अस्पताल ले गया। होश में आने पर चाची ने निक को बताया कि वे ग्रिम परिवार के वंशज हैं और उनकी आंखें ऐसी चीजें देख सकती हैं जो सामान्य लोग नहीं देख सकते, जैसे कि इंसानों के बीच छिपे हुए राक्षस। शुरुआत में निक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही उसे एक खूनी घटना का सामना करना पड़ा। एक दिन जब एक लड़की पार्क में टहल रही थी, अचानक लड़की की चीख पूरे पार्क में गूंज उठी। जल्द ही निक को पुलिस स्टेशन से फोन आया। वह जब घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर केवल एक पैर का टुकड़ा बचा था। वहां चारों तरफ लाल कपड़े और टूटे हुए जूते बिखरे हुए थे। शुरुआती जांच में यह किसी जंगली जानवर का काम लगा, लेकिन निक ने 45 नंबर का जूते का निशान और एक MP3 प्लेयर देखा जो लगातार एक गाना बजा रहा था। यह जांच का एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। पुलिस ने जल्द ही जूते के निशान का विश्लेषण किया और पाया कि हत्यारा मार्टिन बूट्स पहने हुए था। केवल इन सुरागों के आधार पर हत्यारे को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हत्यारा फिर से हमला करने के लिए बाहर निकल आया। इस बार वह एक डाकिया बनकर आया और लाल कपड़े पहने एक छोटी लड़की को निशाना बनाया। सड़क के दिशा में कुछ सुरागों की जांच हो रही थी। अचानक एक छोटी लड़की का स्कूल बैग मिला और वहां 45 नंबर के जूते के निशान भी दिखे। निशानों को देखकर वे पार्क से बाहर निकले और एक साधारण आदमी को देखा। कुछ बच्चों के वहां से गुजरने के बाद वह आदमी एक सेकंड में ही भेड़िए में बदल गया। मैंने उसे पकड़ लिया। यह देख बच्चे डरकर भाग गए। निक को लगा कि वही दोषी है, इसलिए उसने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिस की एक बड़ी टीम ने उस आदमी के घर की तलाशी ली, लेकिन छोटी लड़की कहीं नहीं मिली। सबूतों की कमी के कारण उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन निक को अभी भी यकीन था कि उस आदमी का इस मामले से कुछ लेना देना है। रात में निक ने अपनी आंटी की छोड़ी हुई मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया देखी और उसमें भेड़ियों के बारे में जानकारी पाई। किताब में लिखा था कि भेड़िए लाल कपड़े पहनने वाली लड़कियों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं, जिसने निक के संदेह को और बढ़ा दिया। निक ने देखा कि वह आदमी आधी रात में अपने घर के आंगन में पेशाब कर रहा था। आदमी को शायद कुछ शक हो गया और वह जल्दी से घर लौट आया। निक घर में चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदमी अचानक खिड़की से कूद गया। उसने निक को मारा नहीं, बल्कि उसे घर में बियर पीने का न्योता दिया। उसी समय उसने पहचान लिया कि निक ग्रिम परिवार का वंशज है। वह आदमी कोई परेशानी नहीं चाहता था और कहा कि उसने अब अपना जीवन बदल लिया है और वह रोज शाकाहारी भोजन करता है। उसने दावा किया कि लड़की के लापता होने से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निक जानता था कि आंगन में पेशाब करना जानवरों के इलाके को चिह्नित करने के व्यवहार जैसा था, जिसका मतलब था कि उस क्षेत्र में उसके जैसे और भी भेड़िए हो सकते हैं। निक के बार बार अनुरोध करने पर भेड़िया आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। भाई ने न्यूयॉर्क की अपनी सूंघने की क्षमता से पता लगाया कि छोटी लड़की की गंध पास में ही है। फिर दोनों गाड़ी से उतरे और अपने शरीर पर भेड़िए के जहर वाली घास लगाई ताकि अपनी गंध छुपा सकें। आदमी आगे बढ़ता रहा और थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी देखी। तभी भाई अचानक भेड़िया आदमी की तरह दिखने लगा। वह खुद को नियंत्रित करने के लिए वहां से चला गया और निकोल को वहीं अकेला छोड़ दिया। निकोल को अपनी कमजोर हालत का एहसास हुआ और उसने अपने साथी ब्लैक को फोन किया। इसी समय घर के अंदर का हत्यारा यह महसूस कर रहा था कि कोई आसपास आ रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने छोटी लड़की को तहखाने में बंद कर दिया। जल्द ही ब्लैक गाड़ी से वहां आ गया और निकोल से मिला। आदमी ने हत्यारे के घर का दरवाजा खटखटाया। जब हत्यारे ने दरवाजा खोला तो आदमी ने सबसे पहले उसके जूते देखे, लेकिन वह मार्टिन के जूते नहीं पहने था। जब हत्यारे को पता चला कि दोनों पुलिस वाले हैं तो वह बहुत शांत रहा, यहाँ तक कि वह गुनगुनाने भी लगा। आदमी ने घर में साधारण सी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हत्यारे से माफी मांगने के बाद दोनों वहां से जाने लगे। तभी ब्लैक को कुछ याद आया। गाना? कौन सा गाना? उसने कहा। वह गाना उस मरी हुई लड़की का गाना था। हत्यारे को भी यह एहसास हो गया कि वह पकड़ा गया है। उसने घर की लाइटें बंद कर दी। दोनों पुलिस वाले बंदूक लेकर अंदर घुस गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए हत्यारा भेड़िया आदमी में बदल गया, जिससे दोनों को झटका लगा। वह पिछले दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन वह गोली की गति से तेज नहीं था। हत्यारा कई गोलियां लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भेड़िया वाली शक्ल वापस इंसान जैसी हो गई। वह कहाँ है? उसने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता वह मर गया। ब्लैक को लगा कि लड़की अभी भी घर के अंदर ही है।
अंत में दोनों ने काफी खोजबीन के बाद तहखाने को ढूंढा और छोटी लड़की को बाहर निकाला। फिर निकोल अस्पताल में अपनी मौसी से मिलने गई। उसकी मौसी कैंसर के आखिरी चरण में थी और बेहोशी की हालत में थी। तभी एक नर्स इंजेक्शन लेकर आई। निकोल ने देखा कि वह सुनहरे बालों वाली नर्स वही थी जो शुरुआत में चेहरे बदलने वाली राक्षसी थी। निकोल उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर गई। आसपास के लोग जब आवाज सुनकर आए तो सुनहरे बालों वाली नर्स भाग निकली। बाद में वह एक कार में बैठी और बगल में निकोल का बॉस बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे थे।